भैया सभी को हमारा नमस्ते। पिछले सेशन में हमने अंत में इस बात को किया था कि मानव के लिए जो मूल मुद्दा सुखी होने का है, वो सुख का मतलब क्या है उसको हम समझना शुरू करें और ये देखना शुरू करें कि सुख की ये परिभाषा, सुख का ये डेफिनीशन हमारे लिए लागू होता है कि नहीं। कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में मैं जीता हूँ, अगर वहाँ पर हारमनी है, व्यवस्था है, सामंजस्य है, संगीत है, तो ऐसा जीना हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है, सहज रूप में स्वीकार होता है। जहाँ कहीं भी हम जी रहे हैं वहाँ अगर कोई अंतर्विरोध होता है, कोई अव्यवस्था होती है, तो ऐसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता। हम उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं या उस स्थिति को बदल देना चाहते हैं। हम उससे भाग ना सकें, बाहर नहीं निकल सकें या बदल ना सकें, तो उसमें बाध्य होकर के जो हमको असहजता महसूस होती रहती है, उसका नाम दुख है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये सुख और दुख की ये परिभाषा हमारे लिए लागू होती है कि नहीं। हमको अपने में ये बात दिखता है कि नहीं। और ये जो सुख और दुख घटित हो रहा है, ये हमारे अंदर ही घटित हो रहा है, ये कहीं बाहर घटित नहीं हो रहा। तो बाहर की परिस्थितियों को ठीक करने का काम करें, मनाही नहीं है उसके लिए, पर अगर अंदर की स्थिति को ठीक करने का काम नहीं करेंगे तो बाहर की परिस्थिति भी हम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे हमको गणित नहीं आता, मैथ्स नहीं आता और आपको मैथ्स समझा देंगे, हमको इंग्लिश नहीं आता, आपको इंग्लिश समझा देंगे, आपको साइंस नहीं आता, हम आपको समझा देंगे, हमको खुद व्यवस्थित रहने नहीं आता, आपको व्यवस्था में जीना सिखा देंगे। ये कभी संभव भी है क्या? है क्या? तो जीने के फैलाव को देखिएगा ना, ये स्थिति परिस्थिति में जो कुल जीना है उसको पीछे हम लोगों ने बात किया था कि मानव स्वयं में जीता है, परिवार में जीता है, समाज में जीता है और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व के साथ उसका जीना होता है। इसलिए निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए इन चारों ही जगहों पर, मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और प्रकृति अस्तित्व की जगह पर व्यवस्था को, हारमनी को समझना और हारमनी के साथ जीना, ये मूलभूत काम बनता है। जहाँ कहीं भी ये हारमनी टूटती है अपनी तरफ से, अपना स्वयं में हारमनी टूटे, कि परिवार के साथ जीते हुए हारमनी टूटे, कि समाज के साथ जीते हुए हारमनी टूटे, कि इस प्रकृति अस्तित्व के साथ जीते हुए हारमनी टूटे, जहाँ भी हारमनी टूटता है, माइक दे दीजिए प्लीज़, जहाँ भी हारमनी टूटता है, किसी एक व्यक्ति को माइक की जिम्मेदारी लेके रखनी होगी, जहाँ भी वो हारमनी टूटता है वो हमारे दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण बन जाता है। यहाँ पे सर लिखा है निरंतर सुख, ठीक है। अभी जब सिलेबस में गुजराती सब्जेक्ट में ये कहावत आती है कि सुख और दुख सिक्के की दोनों बाजू है, यानी सुख ख़त्म हुआ तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो इसको किस तरीके से समझाया जाए बच्चों को? दो जगह पे इसको देखना चाहिए। एक तो ये पूछना चाहिए कि क्या जीने का कोई एक क्षण भी ऐसा है जब हम दुखी होना चाहते हैं। पहले चाहने पर उत्तर साफ कर लें कि क्या एक भी क्षण पूरे दिन भर में ऐसा है जब हम दुखी होना चाहते हैं? मिलता है? तो चाहना तो नहीं है हमारी, ये तो पक्का हो गया। अब उसके बाद अगर दुख आएगा ही तो ये मानव का दुर्भाग्य है कि वो जो चाहता है वो पूरा नहीं हो सकता। ये मानव का दुर्भाग्य होगा कि जो वो चाहता है वो पूरा नहीं हो सकता। कि चाहता तो है सुख, मजबूरन उसको दुख भोगना भी पड़ेगा। अब प्रश्न बनता है कि उस कहावत को हम किस तरह से देखें, उसका तात्पर्य क्या है। इनफैक्ट अगर ठीक से देखिएगा ना, तो सुविधा और संवेदना, ये फिजिकल फैसिलिटी और सेंसेशन, ये दोनों के माध्यम से हम जब कभी भी सुख पाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका लिमिट है। वो सुख एक समय के बाद दुख में बदलने ही वाला है।
उदाहरण के लिए आपको मान लीजिए रसगुल्ला बहुत पसंद हो, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, और उसको खा करके उसके स्वाद से हम सुखी होना चाहते हैं, ठीक है। तो जब उसको खाना शुरू करते हैं ना, तो भूख भी लगी है, उस स्वादिष्ट भी लगता है, तो हम उसको खाते हैं। शरीर के लिए वो आवश्यक भी है, नेसेसरी भी है, और टेस्टी भी लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। जैसे जैसे पेट भरता चला जाता है ना, ठीक है, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि रसगुल्ला का स्वाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पेट भर गया हो उसके बाद भी 2-4 उठा के खा लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे उसका स्वाद खराब लगने लगता है। उसके बाद आपको जब गला भर जाए और फिर कोई रसगुल्ला खिलाए ना, ठीक है, साथ में 1 लाख रुपया भी दे एक एक रसगुल्ला खाने पे ना, तब भी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि एक समय के बाद वो शरीर के लिए आवश्यक से अनावश्यक होते हुए असहनीय की स्थिति में आ जाता है। और वही रसगुल्ला जो पहले बहुत रुचिकर लग रहा था, अब अरुचिकर लगने लगता है, टेस्टलेस लगने लगता है। कभी ट्राई करके देखिए उसको, दिखेगा कि पेट भरने के साथ साथ उसका स्वाद खत्म होता जाता है। इनफैक्ट हम लोग बिजनौर में एक हेल्थ का सेंटर चलाते, और ये बात हम लोग बार बार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि स्वाद जो है वो भोजन में है। बहुत बार ये दिखता है कि स्वाद का एक बड़ा हिस्सा भोजन में नहीं है, भूख में है। भूख लगती है ना, तो भोजन में स्वाद आ जाता है। भूख नहीं लगी हुई हो, तीसियों तरह से उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए, वो खाने में कुछ ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। और आज का दुर्भाग्य ये है कि हम ज़्यादातर समय शरीर में भूख लगने ही नहीं देते हैं, उसके पहले कुछ डाल लेते हैं। तो ये जो स्वाद से जब हम सुखी होने का कोशिश करते हैं ना, तो वही शरीर है, वही रसगुल्ला है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़रूरत खत्म होती चली गई शरीर को, अब वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो वही रसगुल्ला जो एक समय सुख देने वाला था, अभी दुख देने वाला हो गया। वही टीवी सीरियल जो एक समय बहुत मनोरंजक लगता है, थोड़ी देर तक देखने के बाद आंखें उससे उब जाती हैं। हम लोगों को बड़ा शौक़ होता है कश्मीर जाके घूम लें, डल झील देख लें, श्रीनगर देख लें, कुल्लू मनाली घूम लें, ठीक। जाते हैं 2-4-5 दिन के लिए, वो मौसम, परिस्थिति, वातावरण सब सुहाना और अच्छा भी लगता है। लेकिन 5-7 दिन के बाद देखिएगा ना, तो धीरे धीरे लगता है लौट चलें, वही ज़्यादा ठीक है। वो एक कहानी है कि कोई गया कभी डल झील घूमने के लिए कश्मीर में, 2-3 दिन बड़ा अच्छा बोटिंग वोटिंग किया, सब घूमा, अच्छा लगता ही है। फिर लोग कहते ही हैं कितना अच्छा होता है, यहीं घर होता है, यहीं बस जाते, ठीक, यहीं रहते। जब वो आने लगे, बम्बई के लोग थे, तो जो नाव चलाने वाला वहाँ पर था, नाविक, उसको पता चला कि ये लोग बम्बई से आए हुए हैं, तो उसने कहा साहब मैंने सुना आप लोग बम्बई से आए हुए हैं। कहा हाँ। कहा यहाँ तो कोई ज़िंदगी नहीं है, पूरे दिन भर ऐसे ही कट जाती है, थोड़ा हमको भी बम्बई में कुछ नौकरी लगवा दीजिए। तो थोड़ा देखेंगे शहरों की चकाचौंध कैसी होती है, बड़ा सुना है उसके बारे में। तो ये जो नहीं देखा है, उसकी जो लालसा और कामना होती है ना, उसके कारण 2-4 दिन के लिए तो वो नज़ारे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ रहना शुरू करते हैं ना, फिर उसका सारा सुख गायब हो जाता है, परिस्थिति वो बनी रहने के बावजूद भी। तो ये जो सुख और दुख दोनों जो एक साथ दिखाई देता है ना, ये सभी संवेदना, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, जो अच्छा लगने के संदर्भ में हम प्रयास करते हैं ना, उसका नेचर ही यही है, उसकी प्रकृति ही यही है, उसकी बनावट ही यही है कि थोड़े समय के बाद वो सुख दुख में बदल जाने वाला है। थोड़े समय के बाद वो अच्छा लगना बुरे लगने में बदल जाने वाला है। तो वैसे किसी भी सुख के लिए प्रयास करेंगे तो वो बदलने ही वाला है। लेकिन आप पलट के दूसरी तरफ से पूछिए, अगर आप हमारे साथ स्नेह के भाव से जीते हैं, मैं आपके साथ स्नेह के भाव से जीता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि मन ऊब गया हो कि बहुत स्नेह हो गया, अब थोड़ा विरोध हो जाए?
मीठा खा के मन उब जाता है, बहुत मीठा हो गया, थोड़ा बीच में नमकीन चाहिए अगर और मीठा खाना भी है तो। लेकिन विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन भावों के साथ देखिए, कभी ऐसा होता है कि दिन भर बहुत विश्वास हो गया, अब थोड़ा शंका कर लें एक दूसरे के ऊपर। दिन भर बहुत सम्मान हो गया, अब थोड़ा अपमान हो जाए, मजा नहीं आ रहा। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध में भाव के आधार पर जो होने वाला सुख है ना, उससे मन कभी नहीं उबता है, मन कभी नहीं उबता है। उसको मन निरंतर बना के रखना चाहता है। तो सुख को अगर सुविधा और संवेदना में ढूंढने जाएंगे ना, तो वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह सुख के साथ दुख मिलने ही वाला है। इनफैक्ट जब हम जीवन क्रियाओं पर बात करेंगे तो इसको थोड़ा और विस्तार करूंगा मैं वहाँ, बट अभी के लिए मैं इतना ही कह रहा हूँ कि किसी सुविधा और संवेदना में अगर सुख ढूंढने जाएंगे ना, तो थोड़े समय के बाद वही सुविधा, वही परिस्थिति, मन ऊब जाता है, मन वहाँ से हटना चाहता है। चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, किसी भी चीज़ में उसको डुबाइए, थोड़े समय के बाद मन ऊब जाता है, चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लेकिन भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह और आगे देखेंगे बाकी भावों को, इन भावों की जगह पर मन एक क्षण के लिए भी नहीं ऊबता है, बल्कि उसकी निरंतरता को बना के रखना चाहता है। तो अगर सुख के आधार को संबंध में भाव के रूप में देखेंगे ना, तो उसके निरंतर होने की संभावना दिखती है। सुख के आधार को अगर सुविधा और संवेदना के रूप में पहचानेंगे तो सुख कम मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है। धीरे धीरे और आगे हम लोग देखेंगे कि समझ और ज्ञान का जो सुख है ना, वो भी एक बड़ा सुख है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक क्लासरूम में अगर 150 लोगों को बैठाना हो ना, ठीक है, इस रूम में अगर गायों को लाके बैठाना हो, कुत्तों को लाके बैठाना हो, तो गाय को बैठाने के लिए सबसे पहले बीच में घास डालनी पड़ेगी। घास के बिना एक गाय नहीं आने वाली, कि नहीं? नहीं आएगी ना। लेकिन आदमी को कुछ ठीक समझ में आता है ना, तो आदमी उसके लिए अपना मन, तन, धन सब लगा के आता है। हमको पता चला अभी 30 लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारे नायक जी तो झाबुआ से आए हुए हैं, ऐसे अलग अलग जगहों से आए हुए लोग हैं। उनके घर में रहने की सुविधा यहाँ से बेहतर होगी, यहाँ जो भी इंतजाम करके उनको दिया गया होगा, लेकिन घर तो उससे बेहतर होगा ना जी। भोजन के इंतजाम भी घर में बेहतर होंगे, लेकिन वो सब के बावजूद अगर आदमी उठ करके आता है तो इसलिए कि कहीं ना कहीं ज्ञान का, समझने का एक सुख हमको महसूस होता है। उसी क्लास में बैठे हुए चीज़ें आपको समझ में आती है तो एक तरह का इंटरेस्ट बनता है, समझ में नहीं आने लगे तो बैठे बैठे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दिखना ज़रूरी है कि सुख ढूंढने का जो मूल जगह है वो या तो संबंध में भाव है या स्वयं में ज्ञान है, समझदारी है। जिस सुख की निरंतरता हो सकती है उससे हम कभी ऊबते नहीं हैं। ऐसा नहीं लगता है कि समझदारी बहुत हो गई, थोड़ा बेवकूफ़ होते तो ज़्यादा अच्छा था। छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछिए, 5 साल के बच्चे से भी, मैं तो ट्राई करके देखता रहता हूँ, समझदार होना चाहते हो कि बेवकूफ़, बड़े जोर से कहता है समझदार होना चाहते। तो सुख ढूंढने की जगह को अगर हमने सुविधा और संवेदना पहचान लिया है तो वो वाक्य बनेगा ही कि सुख के साथ दुख जुड़ा है। लेकिन सुख की जगह को अगर हमने संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव से पहचाना है और अपने में जो समझने की तृप्ति होती है वहाँ पहचाना है, तो वहाँ दुख की संभावना नहीं दिखती है। समझ में आता? देखा जाए जीने में ट्राई करके, प्रमाण तो अपना जीना ही है। और कोई बात? इसको हम एक बार और विस्तार करेंगे जब हम जीवन क्रियाओं पर बात करेंगे। तो पीछे माइक दे दीजिएगा वहाँ। और किन्हीं का कोई प्रश्न?
और बात देखिए, मैं बहुत सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि सुख को समझना ये ज़रूरी है कि सुख कुछ बाहर घूम लेने, फिर लेने, कुछ खा लेने, कुछ पहन लेने में नहीं है। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर घूमे नहीं, अच्छा खाए नहीं, अच्छा पहने नहीं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि सुखी होने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है। सुखी होने के लिए तो जो हमारे जीने का पूरा आयाम है, ठीक है, मानव के रूप में जीना, परिवार के रूप में जीना, समाज के रूप में जीना, इस पूरे प्रकृति अस्तित्व में जीना, ये जीने की ज़रूरत है। उसमें जहाँ कहीं भी गैप रह जाएगा वो हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का कारण बनेगा ही। इसको अलग अलग उदाहरण से मैं थोड़ा और अभी विस्तार कर देता हूँ। जी, आपकी बात को पुष्ट करते हुए अभी अभी मैंने लिखा, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो सितारे बदल जाएंगे, दृष्टि बदलो सितारे बदल जाएंगे। किसी एक जगह लंबा ठहरोगे तब उसी जगह से आप उब जाओगे, उसी जगह से आप उब जाएंगे। स्वीकार भाव से जिंदगी जीना सीखो, भाव जगत में इशारे बदल जाएंगे, भाव जगत में इशारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। तो देखेंगे ना, हम लोग अपने परिचय शिविरों में इस सुख पर ध्यान दिलाने के लिए, जो आपने कहा ना, सुविधा संवेदना का सुख, हम लोग बार बार इस बात पर ध्यान दिलाते रहते हैं। आप ठीक से देखिएगा ना कि सुविधा से सुख कब तक महसूस होता है। खाने को अगर हमारे पास उपाय नहीं हो, घर में भोजन का इंतजाम हो जाए तो ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा लगता है। पहनने का इंतजाम नहीं हो, कुछ कपड़े हो जाएं, ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। आने जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही हो और अपने पास गाड़ी नहीं हो, कुछ बाइक खरीद के ले आते, स्कूटी खरीद के ले आते, लगता है ज़िंदगी बेहतर हो गई, होती भी है। लेकिन एक बार जो जीने की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगे, भोजन की ज़रूरत, कपड़े की ज़रूरत, घर की ज़रूरत, आने जाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत, मोबाइल की ज़रूरत, ये ज़रूरतें अगर पूरी होने लगती है ना, उसके बाद ये दिखाई देता है कि सुविधा और पैसे का बढ़ना ज़िंदगी को बेहतर करने में कुछ मदद नहीं कर पाता है, बल्कि कई बार ज़िंदगी के खराब होने का कारण बनना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आप आज के दिन देखिए, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए लोगों में से जो खाने के अभाव से बीमार हो रहे हैं। और आज के दिन समाज की बीमारियों को देखिए, वो खाने के अभाव में ज़्यादा है या अधिक खाना खाने के कारण वो बीमारी ज़्यादा है, या जो शरीर के लिए ठीक नहीं है वो खाए जा रहे हैं सुबह शाम स्वाद के चक्कर में, इसलिए बीमारी ज़्यादा है। तो ये दिखना ज़रूरी है कि समझदारी के अभाव में सुविधा और पैसा का बढ़ना धीरे धीरे हमारे दुख और पीड़ा का कारण बनने लगता है। जब तक वो अभाव है खाने का, पीने का, रहने का, पहनने ओढ़ने का, तब तक तो ये सब सहयोग है। जैसे ही वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर जब हम इसको और बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं भोग और दुरुपयोग शुरू होता है, जो हमारे लिए समस्या और पीड़ा का कारण बनने लगता है कि नहीं। जब तक घर में बैठने का इंतजाम नहीं हो तो एक कुर्सी ले आएं, सोफ़ा ले आएं, उस पर बैठ लें। और पैसा हो जाए और 2 सोफ़ा खरीद के दोनों पे एक साथ बैठना हो, 2 कुर्सी लेके उस पे एक साथ बैठना हो, तो मुश्किल होगा कि सहयोग होगा? ये दिखता। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी एक और सुना देता हूँ आपको। उनके घर में कोई एक बार एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा, बैठा हुआ था, उसने कहा आइए बैठिए। तो उसने कहा कि मुल्ला तुमको पता है कि ये यहाँ के जो है विधायक हैं? कहा वो अच्छा लीजिए कुर्सी पर बैठिए। तो कुर्सी दे दिया उसको एक लेके। उसके बाद उसने कहा तुमको पता है ये यहाँ के इस विभाग के मंत्री भी हैं, अब आप स्कूल में हैं तो शिक्षा मंत्री हैं। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो 2 कुर्सी लीजिए, वो दोनों पे बैठ जाइए। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब तक बैठने के इंतजाम नहीं हो तब तक तो कुर्सी और सोफ़ा सहयोग है, ठीक है।
उसके बाद एक बार वो इंतजाम हो गया तो 2 सोफा पे बैठना हो, 2 कुर्सी पे बैठना हो, 4 घर में एक साथ रहना हो, तो समस्या है कि सहयोग है। ये समझ में आता? उसके आगे हम लोग, चूंकि सुख की ही बात चल रही है तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर देते, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखेंगे ना तो हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि गर्मी की समस्या हो रही हो, हम एसी लगा के, कूलर लगा के, पंखा लगा के उस गर्मी की प्रॉब्लम को हल कर लेते। ठंड की समस्या होती है, हम रूम हीटर लगा के, गीजर लगा के उस समस्या को हल कर लेते हैं। बैठने के इंतजाम नहीं हो, हम कुर्सी खरीद के, सोफ़ा खरीद के उस समस्या को हल कर लेते हैं। लेकिन बढ़िया एसी कमरे में, बढ़िया सोफ़ा पर जिन 4 लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, अगर आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, विरोध है, मनमुटाव है, घृणा है, तो हम उस एसी कमरे में सोफे पर बैठे हुए आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? एक एसी और लगा देंगे, ये दुख कम होगा क्या? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जर्मन जैपनीज एसी लगा दें, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्या? 3 स्टार की जगह 5 स्टार रेटिंग का एसी लगा दें, ये प्रॉब्लम हल होगी क्या? सोफा पुराना है, बदल करके नया ले आए, ये प्रॉब्लम हल होगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये संबंध में भाव और व्यवहार से जुड़ी हुई समस्या है, ना कि सुविधा के अभाव में होने वाली समस्या है। सुविधा के अभाव में होने वाली समस्याओं को तो हम सुविधा से दूर कर सकते हैं, लेकिन संबंध में होने वाली समस्याओं के लिए तो हमको संबंध में भाव और व्यवहार को ही ठीक करने की ज़रूरत है। सुविधा से वो नहीं ठीक हो सकता है, ये पकड़ना जरूरी है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, आप पलट के देखिए, आज से 1 महीना पहले इस दिन आपने खाना क्या खाया होगा, आपको याद नहीं होगा। आज से 1 महीना पहले इस दिन आपने कपड़े कौन से पहने होंगे, आपको याद नहीं होगा। लेकिन साल भर पहले भी किसी ने अपमान किया हो, किसी ने विरोध किया हो, किसी ने मनमुटाव किया हो, किसी ने ईर्ष्या की हो, किसी ने नीचा दिखाया हो, किसी ने अपमानित किया हो, किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो चुभ गया हो, वो याद रहता है कि नहीं रहता है? ये दिखता है। तो भोजन तो हम फिर भी भूल जाते हैं महीने भर बाद कि क्या किए थे, लेकिन संबंध में अगर अपमान हुआ हो, विरोध हुआ हो, किसी ने ईर्ष्या की हो, किसी ने नीचा दिखाया हो, तो वो हमको सालों साल याद रहता है, याद रहता है। और आज भी जब वो घटना याद आती है मन में, तो हमको आराम देती है कि पीड़ा देती है? पीड़ा देती है। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध के अभाव में जो होने वाला दुख है, वो हमको लंबे समय तक पीड़ा देता रहता है, सालता रहता है। घटना तो कब के घट गई होगी, दुख आज भी हमको याद कर करके मिलता रहता है। अच्छा, हमारा आपसे झगड़ा हो जाए, हम बात करना एक दूसरे से बंद कर दें। बात करना बंद कर देने के बावजूद भी जब आप हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं, आपको देख करके वो सारी बात अंदर चलनी शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती? तो दिखता है कि वो सारी बात अंदर चलनी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो अंदर सारा चलना शुरू हुआ, हमारी पीड़ा उसी समय से शुरू हो जाती है, हमारा दुख उसी समय से शुरू हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुविधा नहीं कमाया जाए, पैसा नहीं कमाया जाए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि सुविधा और पैसा के साथ साथ संबंध में भाव और व्यवहार का भी ठीक होना जरूरी है। अगर ये संबंध में भाव और व्यवहार ठीक करने का काम नहीं करेंगे ना, तो इतना ही फर्क पड़ेगा कि पहले ज़मीन पे बैठ के एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दुखी थे, अब कुर्सी और सोफा पे भी बैठ के झगड़ा कर सकते हैं। पहले इतना ही होगा कि गांव के किसी घर में बैठ करके एक दूसरे के साथ झगड़ा करके दुखी हो रहे थे, अब शहर के प्राइम प्लेस पर 3 BHK कमरा लेके उसमें भी झगड़ा करके दुखी हो सकते हैं नहीं?
ये समझना जरूरी है। और ये दुख जो संबंध में भाव का दुख है ना, ये कोई नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए, व्यापार थोड़ा बढ़िया चल जाए, ठीक है, उसमें और प्रगति हो जाए, उससे दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये संबंध में भाव के अभाव का दुख है, ना कि सुविधा के अभाव का दुख है। ये पकड़ में आता? संबंध में भाव और व्यवहार का ठीक होना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। पूछेंगे किसकी तरफ से ठीक होना चाहिए, हमारी तरफ से कि अगले की तरफ से? तो दोनों की तरफ से ठीक होना चाहिए। उत्तर बहुत साफ है। मैं आपके साथ सही भाव व्यवहार से जीऊँ ये भी जरूरी है, आप मेरे साथ सही भाव व्यवहार से जिए ये भी जरूरी है। दोनों तरफ से ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दोनों तरफ से खराब चल रहा हो और उसको ठीक करना हो, ठीक है, तो कहाँ से शुरू करना ठीक है? अपनी ओर से ठीक करना शुरू कर सकते हैं, या सिर्फ दूसरे का मुंह देखते रहने से ठीक होगा? भैया, एक इस बात पर ध्यान गया है कि जब कभी भी हम समझदारी की बात करते हैं या अपने से काम शुरू करने की बात करते हैं, जहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बहनों भाइयों के साथ हमारा संपर्क रोज होता है, काम एक साथ करते हैं, यहाँ पर परिवार में हर जगह पे, तो ऐसा सुना जाता है कि हम किसी भी चीज़ को कितनी भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं या उसको समझदारी से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझता ही नहीं है हमारी भावनाओं को या हमारी समझदारी को। उसमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। पहले इसी पर थोड़ा बात कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। मेरा कोई बहुत सिलेबस तो है नहीं, यहाँ बोलें कि वहाँ बोलें, कवर तो हमको उतनी ही बात करनी है। बहुत बार क्या होता है कि ये जब हम दूसरे से बात करने जाते हैं ना, उसको ध्यान दिलाने के लिए, तो बहुत संभावना है कि उसके पास भी एक लंबी लिस्ट हो हमको ध्यान दिलाने के लिए। बहुत बार संबंधों में ये समस्या है कि हम अगले को ध्यान दिलाना चाहते हैं, काफ़ी संभावना है कि उसके पास भी एक लंबी लिस्ट हो हमको ध्यान दिलाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हम दिलाने का तरीका हो गया है ना, वो तरीका अपमानजनक है, वो तरीका विरोधजनक है। और अपमान और विरोध के साथ हम जैसे ही किसी को अप्रोच करते हैं ना, अगला हमारी बात बाद में सुनता है, तरीके से ही आहत हो जाता है। अच्छा, एक बार आप हमारे तरीके से आहत हो गए ना, फिर भले आप सामने बैठे हुए हैं, अंदर कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, सुनाई ही नहीं पड़ता कुछ। और जो थोड़ा बहुत सुनाई भी पड़ता है ना, वो रिएक्शन में मन ही मन हम जवाब देते रहते हैं, बाहर ना भी बोल पाएँ, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, क्योंकि आप सीनियर हैं, वो मन ही मन जवाब देता रहता है। हमारे सर बार बार कहते हैं कि एक बच्चे को आप कुछ पूछ रहा हो और आप उसको डांट के बैठा दें कि बैठ चुपचाप, वो बच्चा बाहर से बैठ जाता है, अंदर से खड़ा रहता है। और देर सवेर उसको जब भी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, वो लौट के बदला लेने वाला है, लौट के जवाब देने ही वाला है, देने ही वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस तरीके से भी होगा। तो आपने बच्चे को कोई काम कहा और अगर उसने नहीं किया, और हम कहते हैं कि नालायक, दिन में 2 काम तुमको कहते हैं, वो भी तुम ठीक से नहीं करते हो। जैसे ही ये वाक्य हम कहते हैं ना कि 2 काम तुमको कहते हैं, वो भी तुम ठीक से नहीं करते हो, या किसी काम के लायक नहीं हो तुम, ये कहते ही ना वो बच्चा 2 में से 1 काम करता है। या तो पलट के बताना शुरू करता है कि तुम कौन सा ठीक करते हो, हमने तो नहीं ठीक किया, वो तो ठीक है, तुम कौन सा ठीक करते हो। या अपने डिफेंस में बीसियों आर्गुमेंट देता है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। अपने को सही सिद्ध करने के लिए, सही जस्टिफाई करने के लिए बीसियों आर्गुमेंट देना शुरू करता है। तो प्रॉब्लम ध्यान दिलाने में नहीं है, अच्छे से ध्यान दिलाया जाए किसी को, लेकिन 2 बात पकड़ना ज़रूरी है। पहला तो ये कि अगर अगले के पास भी हमसे शिकायतों की एक लिस्ट है, तो उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि अगला सुन सके हमको। उसके पहले तो अगला एक तरह से उल्टे कटोरे की तरह हमारे सामने खड़ा है,
और उल्टे कटोरे में कितना भी पानी डालने का कोशिश करिए, अंदर जाएगा कुछ? हमको लगता है बाहर बारिश कम हो रही है, 2 बाल्टी और पानी ला के डाल दें, अंदर कुछ चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जाना है 2 बूंद भी उसमें, तो पहली ज़रूरत है कटोरे के सीधा होने की। और कटोरे के सीधा होने का काम जो होता है ना, वो हमारी अच्छे आचरण से, हमारे ठीक व्यवहार से होता है। तो किसी को भी ध्यान दिलाने का पहला जगह है हमारा आचरण का सही होना, ताकि वो सुनने समझने के लिए अर्पित हो सके। दूसरा जगह है जो बात हम कह रहे हैं वो बात ठीक हो। तीसरा है जिस तरीके से हम कह रहे हैं वो तरीका ठीक हो, वो जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो वहीं से अगला आहत हो जाता है, घायल हो जाता है, फिर आगे कुछ सुनता भी नहीं है। वो बात सुनने का नंबर ही नहीं आता है अगर वो तरीके से घायल हो गया तो निश्चित रूप से ध्यान दिलाया जाए अगले को 3 बातों के साथ। अपना आचरण का ठीक होना, जो बात कह रहे हैं उस बात का सही होना, जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके का सही होना। और सही होने का मतलब बिना उसको घायल किए हुए हम अपनी बात को कह सकें, सम्मान को बनाए रखते हुए, स्नेह को बनाए रखते हुए, मैत्री को बनाए रखते हुए, आत्मीयता को बनाए रखते हुए अपनी बात हम कह सकें दूसरों तक। उन तरीकों को सीखने की ज़रूरत है। हम थोड़ी बात करेंगे उस पर, जब हम परिवार में व्यवस्था की चर्चा को शुरू करेंगे तो हम थोड़ी बात करेंगे उस पर कि कैसे उन तरीकों को बेहतर करने का काम हम कर सकते हैं, करेंगे। तो निश्चित रूप से ध्यान दिलाया जाए अगले को, नहीं दिलाया जाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये 3 होमवर्क चाहिए। खुद गुस्सा करते हुए बच्चे को नहीं कहा जा सकता कि गुस्सा मत करो। मैं बार बार कहता हूँ कि आपका बड़ा बच्चा अगर आपकी बात नहीं मानता है तो हम एक बार उसको समझाते हैं, फिर नहीं मानता थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, फिर नहीं मानता है थोड़ी और ऊंची आवाज़ में कहते हैं, फिर नहीं मानता है थप्पड़ लगा देते हैं। ये जो हमने अपने बड़े बच्चे के साथ किया ना, तो हम अपने बड़े बच्चे को ये सिखा रहे हैं साथ में कि तुम्हारा छोटा बच्चा, तुम्हारा छोटा भाई अगर तुम्हारी बात नहीं माने तो तुमको क्या करना है। तुमको एक बार उसको कहना है, दूसरी बार और ऊंची आवाज़ में कहना है, तीसरी बार और ऊंची आवाज़ में कहना है, चौथी बार थप्पड़ मारना है। यही तो सिखा रहे हैं हम उसको। और बच्चा अगर हमसे आपसे ज़्यादा होशियार है तो वो पहला 3 स्टेप बाईपास कर देता है, सीधा थप्पड़ मारने शुरू करता है। फिर हमको लगता है बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ तो गया ही जी, क्योंकि वो डिज़ाइन हम बना रखे हैं उसको बिगाड़ने वाला। वो डिज़ाइन हम बना रखे हैं उसको बिगाड़ने वाला। वो प्रक्रिया देखनी पड़ेगी ना हमको। करेंगे इस पर और विस्तार करेंगे हम जब आएंगे आगे के टॉपिक्स पर। तो स्लाइड दे सकते हैं हमको भैया? स्लाइड दे सकते हैं? और कोई प्रश्न तो नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा है ज़्यादा? कठिन लगे तो बता दीजिएगा, बिना संकोच के उसको और सरल किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, अन्यथा हमारा 5 मिनट जाएगा। जिस स्लाइड पर हम रखे हों हमको लौट के वही चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि सुख और दुख की इस प्रक्रिया में स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, इन सभी जगहों पर व्यवस्थित होकर के जीने का डिज़ाइन समझने की ज़रूरत है। इसमें से जिस किसी डायमेंशन को हम छोड़ देंगे समस्या वहाँ शुरू हो जाएगी। परिवार में संबंध वाले आयाम को छोड़ देंगे समस्या शुरू हो जाएगी। प्रकृति के साथ उत्पादन करते समय सुविधा वाले आयाम को छोड़ देंगे समस्या शुरू हो जाएगी।
समाज में व्यवस्था वाले आयाम को व्यवस्थित करने का काम नहीं करेंगे, समस्या शुरू हो जाएगी। जिस जगह पे भी हम काम ठीक से नहीं करेंगे, समस्या वहाँ शुरू होना ही होना है, होना ही होना है। इस पूरे के साथ देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि हमारे लिए अध्ययन की मूल वस्तु बनती है मानव को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को, अस्तित्व को समझने का काम करना। मूल काम ये समझने का बनता है, क्योंकि समझे बिना, चाहते न चाहते हुए भी हमसे 10 गलतियां हो ही जाती हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की पति पत्नी के रूप में शादी करते इसलिए थोड़ी करते हैं कि ज़िंदगी में दुख कम है, एक दूसरे का दुख थोड़ा और बढ़ाना है। इसलिए तो कोई विवाह नहीं करता ना, इसलिए करता है कि एक दूसरे के साथ एक बेहतर, सुखपूर्वक, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन समझ के अभाव में गलती या तो सामने वाले की तरफ से होती है या हमारे तरफ से शुरू होती है। शुरू किसी की भी तरफ से हो, आग में घी डालने के लिए हम लोग बैठे ही रहते हैं। तो आप माचिस लगाइए तो हम पेट्रोल डालते हैं, हम माचिस लगाते हैं तो आप पेट्रोल डालते हैं। कोई अपना जिम्मेदारी नहीं छोड़ता, ठीक है। उस मामले में हम बड़े जिम्मेदार हैं। आप माचिस लगाइए, हम पेट्रोल डालना नहीं भूलते हैं, पक्का डालते हैं। जो लोग कम भी बोलते हैं ना, वो 100 बात सुन के एक ऐसा बोल देते हैं कि वो जो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की वो बराबर हो जाता। हमको लगता हमने तो कुछ बोला नहीं, तुम तो 100 बातें कह रहे हो। हमारी एक बात ही पर्याप्त होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि किचन में जब आप दाल बनाते ना, कुकर भर के 1 किलो दाल बनाइए। वो दाल अरहर की है कि मसूर की है कि चना की है कि मूंग की है, ये दूर से पहचानना बहुत मुश्किल है उसके गंध से। लेकिन उसमें जो छौंक लगाते 50 ग्राम ना, वो पूरे कमरे के किसी हिस्से में आप हो बता दे सकते हैं कि हींग है कि जीरा है कि धनिया है कि घी है कि तेल है। तो हम लोग जो कम भी बोलते हैं ना, वो इंश्योर करते हैं कि तुमने 1 किलो दाल पकाई है, कोई बात नहीं, हमारा 50 ग्राम का छौंक तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। तो अभी जो जीने का हमारा डिज़ाइन हो गया है ना, वो डिज़ाइन ऐसा हो गया है, डिज़ाइन ऐसा हो गया है। तो हम चाहते तो हैं एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीना, लेकिन क्या अरेंज मैरिज और क्या लव मैरिज, किसी से भी चलिए 2, 4, 5 साल बाद स्थितियाँ उतनी ही भयावह दिखाई देती हैं। अब आजकल तो 2, 4, 5 साल भी छोड़िए, साल भर के अंदर भी डाइवोर्स के सिचुएशन दिखाई लेने लगे। कई सारे केसेस तो आपको दिखेगा कि एंगेजमेंट से लेकर के मैरिज के बीच में ही ब्रेकअप का सिचुएशन बन जाता है। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंध पूर्वक जीने की चाहना होना एक बात है, उसका समझ होना और उसका योग्यता होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को दुखी करना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल से कोई माँ बाप मिलेंगे। यहाँ तो आप ज़्यादातर बैठे हुए लोग पेरेंट्स हैं, एक भी पेरेंट्स ऐसा दिखाई देता है जो अपने बच्चे को दुखी और परेशान करना चाहता हो? बल्कि ऐसा दिखता है कि अपनी ज़रूरत और बच्चे की ज़रूरत में कोई एक पूरी होने वाली होती है तो हम बच्चे की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरत को पीछे रख देते हैं। सामान्य घरों में भी हर माँ बाप ये करते हुए दिखाई देते हैं। वही बच्चा जब 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल का होता ना, ठीक है, तो माँ बाप को कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उसी माँ बाप, उसी बच्चे को ऐसा लगता है जैसे ये माँ बाप ही सबसे बड़ी समस्या है हमारे ठीक जीने। तो संबंध पूर्वक जीने की चाहना तो थी हमारी कि हम बच्चे की अच्छे से अच्छे परवरिश करें, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको ठीक ठीक नहीं समझने के कारण हम जिस डिजाइन से उसकी परवरिश करते हैं उसमें 12, 14, 15 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे हाथ से बाहर निकल गया। तो चाहना तो थी हमारी ठीक जीने की, लेकिन उसकी समझ नहीं होने से, उसकी योग्यता नहीं होने से वो चाहना होने भर से काम नहीं चलता ना, काम नहीं चलता ना। तो कहीं ना कहीं मौलिक रूप में
वो समझ को विकसित करने की आदमी को ज़रूरत है, ये पकड़ना ज़रूरी है, ये पकड़ना ज़रूरी है। जो बार बार हम लोग समझ पर जोर दे रहे हैं ना, वो जोर देने का कारण ये है कि समझ के अभाव में चाहते न चाहते हुए भी 10 तरह की गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, होती ही। ठीक है ये। तो हम एक बार थोड़ा इसमें देखेंगे ना, अध्ययन वस्तु के साथ थोड़ा उसकी विधि पर भी बात कर देते हैं कि हम जो चीज़ों को समझने का काम करेंगे तो कैसे समझेंगे, उसका तरीका क्या होगा हमारा। और भैया इसका प्रिंट हो ना स्लाइड्स का, तो शाम तक कभी अनुकूलता में दे सकते हैं, तो उससे क्या है कि लोगों को कुछ नोट करना होगा तो उसके ऊपर नोट कर लेंगे आराम से। तो शाम तक कभी भी कर देंगे तो कल से कम हेल्प हो जाएगा। तो प्रोसेस के रूप में देखेंगे कि ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है, उसको एक प्रपोजल के फॉर्म में लिया जाए। प्रपोजल के फॉर्म में लेने का मतलब उसको सही नहीं माना जाए, गलत भी ना माना जाए। क्या किया जाए फिर? वेरीफाई करके देखा जाए, जांच परख करके देखा जाए कि वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। आप अपने से ही पूछ के देखिए क्या ठीक है, चीज़ों को अपने अधिकार पर जांच परख करके स्वीकारना या बिना जांचे परखे मान लेना। इसमें आपको तृप्ति मिलती है जांच परख करके समझ करके स्वीकारने में या बिना जांचे परखे मान लेने में? जांच परख करके स्वीकारने में। तो जांच परख करने का तरीका ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रस्ताव के रूप में लिया जाए। तो यहाँ जो कहा जा रहा है उसको भी प्रस्ताव की तरह देखा जाए। दूसरी जगहों से जो कुछ भी आपके पास आता है, दूसरी पुस्तकों से, शास्त्रों से, व्यक्तियों से, उसको भी एक प्रस्ताव के रूप में देखा जाए। और पहले से जो कुछ भी अपने अंदर हमने इकट्ठा कर रखा है वो सबको भी निकाल के एक प्रपोजल के रूप में देखा जाए और वेरीफाई किया जाए, ताकि पता चल सके कि जो अंदर हमने इकट्ठा कर रखा है वो सही है कि नहीं है। हम सब अपने में बहुत सारी चीज़ों को मान करके रखे ही हैं ना। जैसे दीदी एक बात कह रही थी कि भाई सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो रहेगा ही। हमारे यहाँ कहते हैं नदी के दो किनारे की तरह है, दोनों साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को जो हमने अपने अंदर स्वीकार रखा है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल के एक प्रपोजल के फॉर्म में लेने की ज़रूरत है और इस टेस्ट से गुजारने की ज़रूरत है। टेस्ट एकदम सिंपल है। उसका पहला हिस्सा कहता है कि अपने से पूछ करके देखें कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है, हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उदाहरण के लिए एक प्रस्ताव है कि मनुष्य की परस्परता में सम्मानपूर्वक जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। एक दूसरा प्रस्ताव है कि मानव की परस्परता में अपमान हमको स्वीकार होता है। ये दोनों में आप देखिए कि कौन सा प्रस्ताव आपको सहज रूप में स्वीकार होता है, सम्मानपूर्वक जीना कि अपमानपूर्वक जीना। कोई कहता है कि मानव की परस्परता में स्नेहपूर्वक जीना ठीक है, कोई दूसरा कहता है नहीं, मानव की परस्परता में द्वेषपूर्वक जीना ही ठीक है। आप अपने से पूछ के देखिए कि आपको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है, स्नेह के भाव से जीना या द्वेष और विरोध के भाव से जीना। ये पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट है। जो चीज़ हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है उसको कितनी भी शिद्दत से करने का काम हम करें, कितनी भी निष्ठा से काम करने का काम हम करें, हमारे दुखी होने की गारंटी है। फॉर एग्जाम्पल, सम्मान का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, अपमान का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार है ही नहीं। चूंकि हमको अपमान स्वीकार नहीं है, इसलिए अपमान की कितनी भी योजना बनाएं, अपमान का कितना भी कार्यक्रम बनाएं, अपमान को कितना भी विस्तार करके करने जाएं, चूँकि वो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए हमारे अंदर अंतर विरोध बने रहने की गारंटी है और दुखी होने की गारंटी है। आप अपने से ही इस बात को पूछ के देखिए कि जब कभी आपके अंदर
अपमान चल रहा हो, विरोध चल रहा हो, ईर्ष्या चल रही हो, द्वेष चल रही हो, ठीक, तो अपमान, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष अंदर चलते समय आप आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों बाहर निकलना चाह रहे हैं? क्योंकि अपमान, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सभी हमको सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है। और जो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है उसको अगर हम करने का काम कर रहे हैं तो हम अपने को दुखी करने के लिए पर्याप्त हैं। कोई दूसरा नहीं चाहिए फिर हमको। मैथ्स में पढ़ाते एक नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन। तो अगर हम खुद ही अपनी सहज स्वीकृति के खिलाफ जीने का काम कर रहे हैं तो हमारे दुखी होने की गारंटी है, उसमें चाहे हम सफल हों चाहे असफल हों। तो हम अगर आपके अपमान, विरोध करने की योजना बनाने का काम करें, कार्यक्रम बनाने का काम करें, उसको कर भी लें, चाहे सफल हों चाहे असफल हों, गैर महत्वपूर्ण है, हमारे दुखी होने की गारंटी है, क्योंकि हम खुद ही उसको सहज रूप में स्वीकार नहीं करते। अपनी सहज स्वीकृति के खिलाफ, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के खिलाफ, जो मूल रूप में हमको सहज रूप में स्वीकार है, मानव की जो मूल चाहना है, उसके खिलाफ हम जितना भी काम करते हैं ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना दुखी और परेशान होंगे। अपने ही बुने हुए जाले में उलझते चले जाते हैं हम, अगर हम वो कर रहे हैं जो हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं। इसका दूसरा हिस्सा है प्रस्ताव को जी करके देखना। जीने का दो हिस्सा है, मनुष्य के साथ व्यवहार का, बाकी प्रकृति के साथ कार्य का। मनुष्य के साथ जो जीना है उसको व्यवहार कह रहे हैं, और मानव हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के साथ जो करता है वो कार्य कहते हैं। व्यवहार का फल ये दिखाई देता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ सम्मान और स्नेह के भाव से जीते हैं तो हमको भी सुख मिलता है, जिसके साथ सम्मान और स्नेह से जीते हैं उसको भी सुख मिलता है। अगर हम अपमान और विरोध के भाव से जीते हैं तो पहले तो हम खुद परेशान होते हैं अपमान और विरोध के कारण, फिर उस अपमान और विरोध को आपको व्यक्त करते हैं तो वो आपकी भी परेशानी का, पीड़ा का कारण बनता है। इस रूप में दोनों को दुख शुरू होता है, दोनों को समस्या शुरू होती है। तो जीने में व्यवहार की जगह पर अगर हम दोनों को सुख मिल रहा है उससे तो प्रस्ताव सही है। अगर हम दोनों को सुख नहीं मिल रहा है उसमें तो वो प्रस्ताव सही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं फिर से देखने की जरूरत है। ऐसे ही कार्य करते समय, शेष प्रकृति के साथ कार्य करते समय अगर हमारा तरीका ऐसा है कि मैं भी समृद्ध हो सकूं, हमको भी प्रॉस्पेरिटी मिले और प्रकृति भी नर्चर हो सके, वो भी संतुलित हो सके, वो भी प्रॉस्पेरस हो सके, तो वो तरीका काम करने का सही है। अगर हमारा तरीका ऐसा है काम करने का कि हमको समृद्धि नहीं हो रही है, या तरीका ऐसा है कि नेचर दिनों दिन खराब हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर मानव जाति कितने दिन तक रह पाएगी धरती पर। तो सामान्य सी बात कह रहे कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, चाहे यहाँ, चाहे दूसरी जगहों पर, चाहे हमने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा हो, वो सबको एक प्रस्ताव की तरह लिया जाए और इस प्रस्ताव को इस दोनों टेस्ट से गुजारा जाए। पहला टेस्ट अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचने का, दूसरा टेस्ट उसको जी करके देखने का। सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखने से जो इससे पास होता है वो हमारे लिए सही है, जो इससे पास नहीं होता है वो हमारे लिए सही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है, क्या सहज रूप में स्वीकार नहीं है, ये जानने के लिए किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बगल वाले की कॉपी पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जैसे ही हम उस सटीक सवाल को पूछते हैं उसका उत्तर अपने अंदर दिखाई देता है।
तो जिंदगी भर भी दूसरों के साथ अपमान पूर्वक जीने वाले व्यक्ति से आप पूछिए कि दूसरा तुम्हारे साथ अपमान पूर्वक जिए तब तुमको अच्छा लगता है कि सम्मान पूर्वक जिए तब तुमको अच्छा लगता है। जिंदगी भर दूसरों के साथ विरोध करने वाले व्यक्ति से भी आप पूछिए कि दूसरा तुम्हारे साथ विरोध पूर्वक जीता है तब तुमको ठीक लगता है कि स्नेह पूर्वक जीता है तब तुमको ठीक लगता है। उत्तर साफ है। हमारे यहाँ कहते हैं बेईमान से बेईमान आदमी भी हो ना, वो अपना अकाउंटेंट ईमानदार ढूंढता है कि नहीं। तो इसका मतलब स्वीकार तो उसको भी ईमानदारी ही है। देखिए मूल रूप में स्वीकार तो ईमानदारी ही है। तो दिन भर गलती और अपराध, माइक दे दीजिएगा, दिन भर गलती और अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए भी ये बात दिखाई देती है। अपमान, विरोध, ईर्ष्या और द्वेष में जीने वाले व्यक्ति के लिए भी ये बात दिखाई देती है कि मूल में उसको स्वीकार तो सम्मान ही है, स्नेह ही है, विश्वास ही है। एक क्षण के लिए भी अगर कोई उस पर अविश्वास करता है, एक क्षण के लिए भी कोई उसका अपमान करता है, एक क्षण के लिए भी कोई उसका विरोध करता है, उसको तुरंत दिखाई देता है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहले तो इसके संदर्भ में मुझे कर्म स्वतंत्रता के बारे में जानना है, और दूसरा ये कि कार्य व्यवहार और कर्म स्वतंत्रता, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? कर्म स्वतंत्रता का मतलब है कार्य और व्यवहार का निर्णय लेने का अवसर है हमारे पास। कर्म स्वतंत्रता का मतलब है कार्य और व्यवहार का क्या करना है उसका निर्णय लेने का अवसर है मेरे पास। तो मेरे पास दोनों अवसर है, सम्मान पूर्वक आपके साथ जीने का, अपमान पूर्वक भी आपके साथ जीने का। ये दोनों निर्णय आदमी ले सकता है। तो इस रूप में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल फिक्स है कि सम्मान पूर्वक आपके साथ जिएंगे तो हम भी सुखी होंगे, दूसरा भी सुखी होगा। अपमान पूर्वक आपके साथ जिएंगे तो हम भी दुखी होंगे, दूसरा भी दुखी होगा। हम भी दुखी होंगे, दूसरा भी दुखी होगा। तो कर्म करते समय स्वतंत्रता का मतलब इतना ही है कि व्यवहार और कार्य को चूज करने का अवसर है आदमी के पास, अवसर है आदमी के पास कि नहीं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों चॉइस है, सम्मान पूर्वक भी बात कर सकता हूँ, अपमान पूर्वक भी बात कर सकता हूँ, स्नेह पूर्वक भी बात कर सकता हूँ, विरोध पूर्वक भी बात कर सकता हूँ। इस रूप में व्यवहार और कार्य रूपी कर्म को करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन फल उसका निश्चित है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अगर लौट करके देखने जाएंगे तो फिर कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग इस रूप में दिखाई देता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम, उस दृष्टि से हम बहुत सारे तरीकों को ढूंढने का काम कर सकते हैं। स्नेह को कैसे एक्सप्रेस करना है हमको अगले के साथ, उस दृष्टि से हम बहुत सारे तरीकों को ढूंढने का काम कर सकते हैं। ये समझ में आया कर्म स्वतंत्रता किसको कह रहे हैं? दूसरी क्या बात पूछ रहे थे आप? कार्य और व्यवहार करने का जो निर्णय हम अपने अंदर, कार्य और व्यवहार कर्म है उस भाषा में, जिस भाषा में आप कह रहे हैं ना, कार्य और व्यवहार ये दोनों कर्म है। उस कर्म को करने का निर्णय जो लेने का अवसर है हमारे पास, उसको कर्म स्वतंत्रता कह रहे हैं, उसको कर्म स्वतंत्रता। ठीक है। तो जो भी बात यहाँ कही जा रही है या दूसरी जगह से हम सुनते हैं, उसको ये 2 टेस्ट से गुजारने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो हमने बहुत सारी इकट्ठा कर रखा है उस ज्ञान को, उसको भी पलट के देखने की ज़रूरत है कि उसमें कितना ज्ञान है और कितना कचरा है। और उसको टेस्ट करने का तरीका यही है कि ये दोनों प्रोसेस से उसको गुजारा जाए। अपने से बार बार ये बात पूछा जाए कि ये प्रस्ताव हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। स्वीकार है तो वो बात हमारे लिए सही है, स्वीकार नहीं है तो वो बात हमारे लिए सही नहीं है। इसी तरह से जी करके देखने की जगह पर दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार, शेष प्रकृति के साथ कार्य,
व्यवहार करते समय अगर हमको भी सुख मिल रहा है, अगले को भी सुख मिल रहा है, तो बात सही है। कार्य करते समय हमारी प्रोस्पेरिटी हो रही है और अगले की भी प्रोस्पेरिटी हो रही है, तो बात सही है, अन्यथा गलत है। और इस जांच परख को करने के लिए ना किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है, बगल वाले की कॉपी पलटने की ज़रूरत नहीं है, 20 किताबों के पढ़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ठीक से अपने अंदर झांक करके हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है ये देखने की ज़रूरत है। और जब हम जी रहे हैं तो उसके फल परिणाम में सुख समृद्धि आ रही है या दुख और अभाव आ रहा है, इसको वेरीफाई करने की, जांच परख करने की ज़रूरत है। एक प्रश्न हुआ, जैसे कि आपने अभी एक वाक्य कहा कि कोई व्यक्ति किसी को कोई बेईमान आदमी है लेकिन फिर भी उसको ईमानदार व्यक्ति ही पसंद है, ये जानते हुए भी कि ईमानदारी सबको पसंद है, वो बेईमानी कर रहा है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खुद बहुत ही मान सम्मान चाहता है लेकिन दूसरों को अपमानित करता ही रहता है, जानते हुए भी वो यही कर रहे हैं, तो क्या इसको उनका स्वभाव कह सकते हैं या फिर गलत मान्यताओं के कारण बहुत बार हमारी प्रवृत्तियां खराब हो जाती हैं। मान्यताओं के कारण, गलत मान्यताओं के कारण बहुत बार हमारी प्रवृत्तियां खराब हो जाती हैं। उदाहरण के लिए कई बार आदमी ऐसा मान रखा है कि दूसरों को अपमानित करके, नीचा करके, दबा करके रखोगे तभी वो तुम्हारा सम्मान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये मान्यता जिसकी बन गई है वो हर दूसरे उसको कैसे बदला जाए? देखिए, कैसे बदला जाए पर तो हम आएंगे। अभी हम पहले इस पर बात करना चाहेंगे कि हम अपने जीने को बहुत बारीकी से देखने का काम करें कि हम ठीक जी पा रहे कि नहीं। अन्यथा क्या होता है, इस पहले स्टेप पर ठीक से बात किए बिना अगर दूसरे को बदलने की बात करते हैं ना, तो बहुत संभावना है कि दूसरे के पास भी एक लिस्ट हो हमको बदलने का, बहुत संभावना है। तो इसलिए मैं एक स्टेप पर रुक करके पहले खुद के ठीक होने के संदर्भ में बात कर लेना चाहता हूँ। फिर जब हम परिवार में व्यवस्था पर बात करेंगे ना, तो इस पर भी बात करेंगे कि दूसरे व्यक्ति को कैसे बदलने में सहयोग किया जा सकता है। प्रक्रिया सबकी एक ही है। जिस विधि से हम गणित और विज्ञान सीखते हैं उसी विधि से गणित और विज्ञान दूसरा भी सीखता है। जिस विधि से हम मैथ्स और साइंस सीखते हैं उसी विधि से तो दूसरा भी सीखता है, तो हम उसको सहयोग कर पाते हैं। तो प्रक्रिया एक ही लागू होती है, बट उसकी बारीकी पर हम जब परिवार में व्यवस्था पर बात करेंगे तब हम ठीक से करेंगे। अभी तो एक बार रुक के ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी तरफ से ठीक जीने का काम कर रहे हैं या हमारी तरफ से भी कुछ चूक होती चली जा रही है। जैसे पीछे हमने बात किया ना, अगर हमारे आचरण में ही चीज़ें नहीं हो, हम बात ही सही नहीं कर रहे हो, हमारे कहने का लहजा और तरीका ही ठीक नहीं हो, तो दूसरे को ठीक करने की क्या बात हो पाएगी, कैसे बात हो पाएगी। तो अभी हम उस बेसिक पर काम करना चाह रहे हैं पहले, कि अपनी तरफ से जीने वाला भाग ठीक हो सके तो दूसरे को भी ठीक कैसे होने में सहयोग किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे, जरूर करेंगे। ये प्रोसेस समझ में आया कि किस प्रोसेस से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं को कठिनाई हो तो बताइए। तो आगे जितना भी प्रस्ताव यहाँ दिया जाएगा सबको आप ये दोनों टेस्ट से वेरीफाई करके देखिए कि ठीक होता है कि नहीं। सही और गलत को वेरीफाई करने का ये सिंपल टेस्ट, अपने अंदर पहले जांच परख करके देखने का, एक सिंपल सवाल पूछने का कि सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। उदाहरण के लिए, शरीर को स्वस्थ रखना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि बीमार करना सहज रूप में स्वीकार होता है। सुविधा का सदुपयोग करना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि दुरुपयोग करना सहज रूप में स्वीकार होता है। हाँ जी। स्वतंत्रता मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता मतलब होता है अपने अधिकार पर जिम्मेदारी पूर्वक जीना। अपने अधिकार पर जिम्मेदारी पूर्वक जीना। क्या ठीक है, घर में तुम खुद जिम्मेदारी पूर्वक जियो या मम्मी पापा डांट डपट के तुमको चलाते रहें?
माइक माइक लो अब। क्या ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पर तुम घर में व्यवस्थित होके ठीक से जियो या मम्मी पापा डांट डपट के तुमको चलाते रहें? खुद से जियो। पक्का? देखिए, आराम से बात करिएगा ना तो छोटे से छोटे बच्चे से भी बात हो सकती है। हम माँ बाप को किसी जगह पे लगता है ये समझेगा नहीं, ये तो लात जूते की ही भाषा समझता है, थप्पड़ की ही भाषा समझता है, डांट डपट की ही भाषा समझता है। हम जैसे ही अपना वो गियर चेंज कर देते हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे थोड़े समय में अगले का रिस्पॉन्स भी खराब होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। फिर हमको लगता है बच्चा बिगड़ गया। बिगड़ तो जाएगा ही जी, जाएगा ही। जैसा इनपुट डालेंगे आउटपुट वैसा ही तो निकलेगा। इनपुट में भर भर के कचरा डाल रहे हैं तो आउटपुट में तो कचरा निकलने का काम होगा ही ना जी, होगा ही। बढ़िया। तो जो बात मैं सहज स्वीकृति के संदर्भ में कह रहा था ना, उसको 2 मिनट मेरे पास समय है तो उसमें मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये देखना जरूरी है कि ये दोनों हिस्सा हमारे ही अंदर है। जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है और जैसा मैं आज के दिन हूँ, यहाँ जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, इसको देखेंगे ना तो ये बहुत निश्चित है। विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, सुविधा का सदुपयोग, शरीर को स्वस्थ रखना, ऐसा धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे उसको एक एक करके। ये भाग पहले से निश्चित है और हम में से हर आदमी के लिए एक जैसा है, एक जैसा है। यहाँ जैसा मैं हूँ में ये बात दिखता है कि जब भी ये दोनों के बीच हार्मनी होती है, यानी जब भी मैं सम्मान, स्नेह, विश्वास, मैत्री जैसे भाव के साथ जी रहा होता हूँ, चूंकि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है इसलिए हमको सुख होता है। इसके विपरीत एक क्षण के लिए भी अपमान, द्वेष, विरोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत अगर मैं अपने अंदर लाता हूँ, चूंकि वो हमको खुद ही सहज रूप में स्वीकार नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ही एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है, एक झगड़ा शुरू हो जाता है, एक डाइकोटोमी शुरू हो जाती है, एक खींचतान शुरू हो जाता है और उस प्रक्रिया में हम दुखी रहने के लिए बाध्य हैं। दूसरे को इसका पता तब चलता है जब हम जा कर के उसको कुछ अपमान में बोल दें, विरोध में बोल दें, घृणा में बोल दें, नफरत में बोल दें। पता दूसरे को तो तब चलेगा। लेकिन अपने लिए देखिए कि जिस क्षण से आपने अपमान का सोचना शुरू किया, जिस क्षण से आपने विरोध का सोचना शुरू किया, जिस क्षण से आपने द्वेष और ईर्ष्या को सोचना शुरू किया अपने अंदर, उसी क्षण से आप आराम में हैं कि परेशान हैं। तो ये सारे नकारात्मक भाव, अपमान, क्रोध, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये दूसरे को बाद में जलाते हैं, हमको पहले जलाते हैं। उस आग में हम पहले जलते हैं, दूसरा बाद में जलता है। दूसरा तो तब जलता है जब हम जाकर के कुछ बोल देते हैं, कुछ अपमानजनक कर देते हैं। हमारा जलना तो उसी समय से शुरू हो जाता है जिस क्षण से अपमान का, विरोध का, द्वेष का, घृणा का विचार हमारे अंदर आता है। तो जैसे ही जैसा मैं हूँ और जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, उसमें अंतर विरोध हो जाता है, उसी क्षण से हम दुखी होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और अगर हम अपने ही सहज स्वीकृति के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, अगर हम अपनी ही सहज स्वीकृति से अन्यथा काम करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ, तो ये अंतर विरोध बना ही रहेगा और हम दुखी होने के लिए बाध्य हैं। फिर उस काम में हम सफल होएं या असफल गैर महत्वपूर्ण है। इसको मैं सिंपल सा कहता हूँ, कीचड़ में उतर के आप किसी के साथ कुश्ती लड़ें, आप जीते चाहे हारें, कीचड़ पूरे शरीर में लगा मिलेगा, ये पक्का है कि नहीं। तो जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं है, उसको सारी ऊर्जा लगा के हम कर डालें, उसमें सफल होएं चाहे असफल होएं, हमारे दुखी होने की गारंटी है। ये पकड़ना ज़रूरी है, ये पकड़ना ज़रूरी है।
विचार किया जाए इस पर आराम से। हम लौट के आएंगे ना 2:30 बजे जब हम मिलते हैं, तो मानव में व्यवस्था पर हम ठीक से बात करेंगे और उसी के संदर्भ में हम ये बात करेंगे कि आज के दिन सुविधा की आवश्यकता को पहचानने और समृद्धि को सुनिश्चित करने में क्या बाधा होती है। तो तब बात करते हैं इस पर। 2:30 बजे मिलते। नमस्ते सभी को।